नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं, जो भारत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। ये टॉपिक है ब्लू इकोनॉमी, या जिसे हम नीली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे महासागरों में छिपे मौकों का एक बहुत बड़ा समंदर है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या समंदर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा सॉस है, या फिर ये एक ऐसा कीमती खजाना है जिसमें किसी भी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल देने की ताकत है? बस यही सवाल हमें आज की हमारी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। तो आज की इस चर्चा में हम मिलकर यही समझेंगे कि ये ब्लू इकोनॉमी आखिर है क्या, भारत जैसे देश के लिए जिसके पास इतनी लंबी कोस्टलाइन है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और कैसे आने वाले वक्त में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है। फिर हम इसके मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के लिए इसमें क्या-क्या बड़े मौके छिपे हैं। और हाँ, इस रास्ते में आने वाली चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखते हुए एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्लू इकोनॉमी एक परिचय। समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो देखिए, आसान शब्दों में ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समंदर और उसके अंदर मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करना कि देश की आर्थिक तरक्की भी हो और साथ ही साथ समंदर और उसके इकोसिस्टम की सेहत भी बनी रहे। यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोसिस्टम का बचाव। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही ब्लू इकोनॉमी का सबसे बड़ा मकसद है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करती है, इसके आधार क्या हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, अर्थव्यवस्था के नीले स्तंभ। देखिए, ब्लू इकोनॉमी कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये कई अलग अलग सेक्टर्स से मिलकर बनी है। ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पिलर्स को देखते हैं। इसका पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है मत्स्य पालन यानी फिशरीज। अब सोचिए, भारत के लिए ये कितना अहम है। ये सिर्फ हमारे खाने का सोर्स नहीं है, बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है, खासकर जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं। ब्लू इकोनॉमी में जोर सस्टेनेबल फिशिंग पर दिया जाता है, मतलब ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जिससे मछलियों की आबादी भी बनी रहे और समंदर को भी कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरा पिलर है समुद्री व्यापार और शिपिंग। और ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, पर दुनिया का लगभग 90% ट्रेड, जी हाँ 90%, समंदर के रास्तों से ही होता है। ब्लू इकोनॉमी का मकसद इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। इसमें ग्रीन शिपिंग जैसे नए आइडियाज शामिल हैं, जहां जहाजों में कम प्रदूषण फैलाने वाला फ्यूल इस्तेमाल होता है। तीसरा पिलर जो सीधे सीधे समुद्री व्यापार से जुड़ा है, वो है बंदरगाहों का विकास यानी पोर्ट डेवलपमेंट। पोर्ट्स किसी भी देश की ब्लू इकोनॉमी के गेटवे होते हैं। भारत सरकार का सागर माला प्रोजेक्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके तहत पुराने बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है और नए पोर्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि ट्रेड और भी तेजी से और आसानी से हो सके। और चौथा और बहुत ही एक्साइटिंग पिलर है मरीन एनर्जी, मतलब समंदर से मिलने वाली क्लीन एनर्जी। महासागर असल में एनर्जी का एक ना खत्म होने वाला सोर्स है। सोचिए, समंदर की लहरों की ताकत से, ज्वार भाटे से और तटों पर चलने वाली तेज हवाओं से हजारों मेगावाट साफ बिजली बनाई जा सकती है। ये न सिर्फ हमारी एनर्जी की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी बहुत मदद करेगा। तो इन चारों पिलर्स को समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कि इन सब में भारत के लिए क्या मौके हैं, भारत के विशाल अवसर। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 7,500 किलोमीटर। जानते हैं ये क्या है? ये है भारत की कोस्ट लाइन, हमारी तट रेखा की लंबाई। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, जो हमें ब्लू इकोनॉमी के मैदान में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अब इतनी लंबी कोस्टलाइन का मतलब है मौके ही मौके। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक नेचुरल गेटवे है। ये करोड़ों लोगों के लिए, खासकर तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए रोजगार पैदा करती है। और जैसा हमने अभी बात की, ये क्लीन एनर्जी पैदा करने के लिए भी एक बहुत बड़ा मैदान है।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़े मौके के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो इस रास्ते में है, समुद्री पथ की चुनौतियां। हाँ, मौके तो बहुत हैं, लेकिन अगर हमें उनका पूरा फायदा उठाना है तो हमें कुछ बहुत बड़ी रुकावटों को भी पार करना होगा। इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी की कामयाबी इन्हीं के समाधान पर टिकी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है मरीन पोल्यूशन, यानी समुद्री प्रदूषण। हम जो प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का कचरा और केमिकल बिना सोचे समझे समंदर में फेंकते हैं, वो समुद्री जीवन को तबाह कर रहा है। और एक बात साफ है, एक प्रदूषित समंदर कभी भी एक मजबूत इकोनॉमी का आधार नहीं बन सकता। दूसरी बड़ी चुनौती है ओवरफिशिंग। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम समंदर के पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। इससे भविष्य में शायद हमारे पास पकड़ने के लिए मछलियां ही न बचें। और तीसरी चुनौती जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, वो है क्लाइमेट चेंज। समंदर का बढ़ता तापमान, बढ़ता वाटर लेवल और कोरल रीफ्स का खत्म होना, ये सब हमारे महासागरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये सीधे सीधे ब्लू इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी असर डालता है। तो इन मौकों और चुनौतियों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, निष्कर्ष, भविष्य की लहरें। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि अगर ब्लू इकोनॉमी को सही ढंग से इस्तेमाल किया गया तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दे सकती है। इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कामयाबी सही प्लानिंग और एक्शन पर ही निर्भर करेगी। तो जाते जाते मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। भारत कैसे अपनी तेज रफ्तार आर्थिक तरक्की और अपने महासागरों की लंबी उम्र के बीच एक सही बैलेंस बना सकता है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक वरदान साबित होती है या कुछ और। सोचने वाली बात है ना?